हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी मीडियम नंबर 1 की इस चैनल स्वयं क्लासेस में। जैसा कि जानते हैं, मेरा नाम सुनील चौधरी है। पिछली क्लास के अनुसार कुछ बच्चों के ये आ रहे थे कि सर प्लीज आप 10th के कुछ चैप्टर्स का फाइनल शॉर्ट बना दीजिए। तो बिल्कुल बच्चों, आप लोगों के कहे अनुसार आज 10th की हम 3 in 1 चैप्टर को लेके आए। जैसा कि बोर्ड पे देखिए 3 in 1, ये केमिस्ट्री के लास्ट 3 चैप्टर। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले जो फाइनल शॉर्ट बने थे वो 2 चैप्टर बने थे। कौन कौन सा? सबसे पहला था हमारा रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, और दूसरा था अम्ल क्षार एवं लवण। आज की जो हमारी क्लास है वो स्पेशली 3 in 1 फाइनल शॉर्ट है, जिसमें सबसे पहले चैप्टर 3 की बात करेंगे हम लोग। कौन सा बेटा? धातु एवं अधातु, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद दूसरा क्या है? कार्बन एवं उसके यौगिक। ठीक है, कार्बन और उससे बने यौगिक, मतलब चैप्टर नंबर हो गया 4। और जो चौथा है, पांचवा जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 5 है। क्या? तत्वों के गुणधर्मों की आवर्तिता। तो हो जाइए तैयार। बिल्कुल, ये स्पेशली चैप्टर आप लोगों के लिए है। ये उन बच्चों के लिए है जिनकी तैयारी अब तक नहीं हो पाई है। बिल्कुल आसान तरीका बताएंगे कैसे इन चैप्टर को पढ़ें, कैसे इन चैप्टर के सबसे बड़े बड़े हेडिंग या सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिकों को ध्यान दें, जिससे हमारे बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स आए। अगर हम बात करेंगे सबसे पहले टॉपिक हमारी क्या? चैप्टर 3, जिसका नाम है धातु एवं अधातु। देखिए बेटा, अगर चैप्टर नंबर 3 की बात करें तो सबसे पहला ही है क्या? धातु, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मेटल, एवं अधातु क्या? नॉन मेटल। धातु, धातु क्या होते? धातु वे पदार्थ होते हैं जो अपने परमाणुओं में से इलेक्ट्रॉनों का क्या करते हैं? त्याग करते। और इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके क्या बनाते हैं? धन आयन। तो वो क्या कहलाते हैं? धातु। मतलब फंडा ये कह रहा है कि जो धातु है वो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेंगे, और इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके बनाएंगे क्या? धनायन। जैसे Na+, K+। तो ये मुख्यतः क्या कहलाएंगे? ये मुख्यतः कहलाएंगे हमारे धातु। बताइए, इस लाइन में कोई दिक्कत आ रहा है? एकदम अच्छे समझ में। उसके बाद हम बात करेंगे दूसरी टॉपिक, जिसका नाम है हमारा क्या? अधातु। अधातु बच्चा है, ये इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेंगे और इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके बनाएंगे ये स्पेशली ऋण आयन, जैसे Cl- O-2। तो ये बन जाएंगे हमारे क्या? अधातु। तो उम्मीद करते हैं हमारे बच्चों को धातु अधातु क्लियर होगा। और यही जब धातु और अधातु रासायनिक संयोग करते, देखिए रासायनिक संयोग, ये रासायनिक संयोजन से बनाते हैं बंध। कौन सा बंध बनाते हैं भाई? आयनिक बंध। जैसे अगर बात होगी एग्जाम्पल की तो याद रखिएगा क्या? NaCl, सोडियम ऊपर था, क्लोरीन नीचे था। तो ये रासायनिक संयोग से क्या बनाए? सोडियम क्लोराइड एक यौगिक बनाए, जिससे
मुख्यतः कहा जाता है आयनिक बंध, या इसका एक और नाम याद रखिएगा, वैद्युत संयोजक बंध। इस बंध की अपनी एक गुणवत्ता है। और उसके बाद आपको याद होगा, आपको पढ़ाया गया होगा धातु अधातु में अंतर। अगर धातु अधातु के अंतर को देखें तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, अवस्था क्या होती है, घनत्व क्या होता है, गलनांक क्वथनांक क्या होते हैं, उनकी संपीडितता क्या होती है, उनके विसरण की दर क्या होती है, उनके मुख्यतः रूप से क्रियाशील क्या होते हैं, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी अपनी इस टॉपिक में। ठीक है, तो धातु और अधातु में अंतर। मुख्यतः धातु जो है वो प्रकृति में मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्थाओं में प्राप्त होते हैं। अगर हम मुक्त अवस्था की बात करें तो उन्हें साफ करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर संयुक्त अवस्था की बात करें तो उन्हें साफ करने की जरूरत होती है। तो होने के लिए जो प्राप्त मिश्रण होता है उसे कहते हैं क्या? खनिज। खनिज से हम क्या प्राप्त करते हैं? अयस्क। जैसे अगर याद रखिएगा, लोहे का मुख्य अयस्क क्या नाम है? हेमेटाइट। एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क क्या? बॉक्साइट। इसमें मुख्यतः अशुद्धियां होती हैं, जैसे गैंग, आधात्री, इसी को कहते हैं बेटा मैट्रिक्स। और कुछ नाम याद करिएगा, गालक। आपको याद होगा एक फ्लो चार्ट बनवाए थे जिससे हम लोगों ने पाया था कि जो हम लोग के पास अयस्क थे वो मुख्य रूप से ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट अयस्क के रूप में प्राप्त हुए थे। क्या मिला था भाई? अगर हम इनकी बात करें तो ये मुख्यतः या तो ऑक्साइड थे, या तो सल्फाइड थे, या तो कार्बोनेट थे। इन रूपों में प्राप्त होते हैं क्या? अयस्क। बताइए, ये हो गया एकदम क्लियर। अयस्क की बात करिए, अयस्क देख लीजिए, अयस्क क्या है? अयस्क हमने देखा ऑक्साइड अयस्क है, सल्फाइड अयस्क है, कार्बोनेट अयस्क है, इन रूपों में प्राप्त होते हैं। थोड़ा सा अगर हम और आगे बढ़ते हैं तो एक टॉपिक आपको याद आएगी बच्चा, धातु कर्म, जिसके 5 चरण थे। क्या? धातु कर्म। कितने चरण हो गए? 5, जिसमें सबसे पहला चरण था पीसे अयस्क का सांद्रण। देखिए बेटा, क्या हो गया? पीसे अयस्क का सांद्रण। सांद्रण अपने आप तो होगा नहीं, उसको किसी ना किसी विधियों द्वारा प्राप्त करेंगे। तो पीसे अयस्क के सांद्रण में हम उसे सबसे पहले क्रिया कराते हैं, नाम सुना होगा, झाग पल्लवन विधि। झाग पल्लवन विधि के द्वारा उसे क्या करते? साफ करते। ठीक है। उसके बाद एक और सुना होगा, चुंबकीय पृथक्करण विधि। चुंबकीय पृथक्करण विधि। फिर आपने सुना होगा गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। बताइए, एक नाम हम आपको और बता दे रहे, लीचिंग। इतने सारे नाम प्राप्त हुए थे हमें किसमें? सांद्रण की प्रक्रिया। सांद्रण के बाद हम लोगों ने क्या देखा था? निस्तापन।
कि कैसे हम कम वायु की ताप में उसे गर्म करके प्राप्त करते हैं। निस्तापन के बाद हम लोग बात करते हैं क्या, भर्जन। भर्जन के बाद क्या बेटा, प्रगलन। अब फिर क्या, धातु का शोधन। इतनी प्रक्रियाओं के बाद हमें प्राप्त होता है क्या, शुद्ध धातु। और लास्ट इस टॉपिक की हमारे पास क्या है, संक्षारण। मतलब कोई धातु वायु से उपस्थित नमी के साथ, जल के साथ आर्द्रता से उत्पन्न हो जाती है तो वो संक्षारित हो जाती है, जिसे एक अर्थ में कहते हैं क्या, जंग लगना। उस धातु में क्या हो गई, जंग लगी, जिससे बचाव करते हैं। तो आपने सुना होगा कि बेसिकली इन्हें तेलों द्वारा, ग्रीसों द्वारा, यसद लेपन, इन सब प्रक्रियाओं के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, बचाते हैं। ठीक, यसद लेपन, विद्युत लेपन, मिश्र धातु। मिश्र धातु आपको याद कराए थे हम लोग, पीतल हुआ, कांसा हुआ, आपकी घड़ी जो स्टेनलेस स्टील की बनी हुई है, ये सभी कहलाते हैं क्या, मिश्र धातु। बताइए क्या इस लाइन में कोई दिक्कत है, समझ में आ रही है, अच्छे से आ रही तो यस सर में आंसर दीजिए। ये हमारे चैप्टर 2 का फाइनल है, इससे बाहर चीजें नहीं आती। अगर इतना याद कर लेंगे तो 100% आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। आइए हम लोग चला जाए चैप्टर 4। क्या है भाई, कार्बन एवं उसके यौगिक। ठीक है ना, मतलब कार्बन किस प्रकार अन्य तत्वों के साथ क्रिया करता है और अन्य तत्वों से क्रिया करके एक यौगिकों का निर्माण करता है। अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन अधातु है, अधातु के साथ साथ ये क्या है, चतुर संयोजी है। देखिए कार्बन क्या है भाई, कार्बन जो है वो चतुर संयोजी है, मतलब जिसकी संयोजकता होती है कितनी, 4। इसलिए कह दिया कि ये क्या है, चतुर संयोजी है, मतलब 4 संयोजकता। इसके साथ ही साथ यह होती है अधातु। मुख्य रूप से जो कार्बन और हाइड्रोजन क्रिया करते हैं तो बनाते हैं क्या, हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन में जो बंध होता है वो बंध होता है कौन सा भाई, याद करिए, 3 बंध याद हो गए, वैद्युत बंध, सहसंयोजी बंध और उपसहसंयोजी बंध। तो हाइड्रोकार्बन में मुख्यतः होता है सहसंयोजी बंध। ठीक है, हाइड्रोकार्बन में कौन सा बंध, सहसंयोजी बंध पाया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे थोड़ा सा और आगे टॉपिक की, तो कार्बन जो है कार्बनिक यौगिकों का निर्माण करता है, यौगिकों का निर्माण करता है, जैसे CH4, CO2, CH3, COOH। ये इतने सारे यौगिकों का क्या करता है, निर्माण करता है कौन, कार्बन। अगर कार्बन की श्रृंखला की बात करें
तो हमने आपको बताया था कि कार्बन खुली श्रृंखला बंद श्रृंखला दिखाता है। खुली श्रृंखला में हम लोगों ने याद किया था क्या, एल्केन, याद करिए एल्केन, जिसका फॉर्मूला था CnH2n+2। फिर याद किया था एल्कीन, CnH2n। फिर याद किया था एल्काइन, क्या भाई, CnH2n-2। अगर एल्केन की बात करें तो इसमें बंद आया था एन और इसमें अनुलग्न लगाए थे सिंगल, सिंगल बंद से एन। उसके बाद हम लोग डबल बॉन्ड में लाए थे तो इन, इसमें सिंगल बंद था, इसमें डबल बॉन्ड था। और ट्रिपल बॉन्ड में लाया था तो बेटा याद करिए क्या आया था, आइन। क्या आपको यह बात समझ में आई? अगर क्लियर है तो आप बोलिए यस सर, एकदम आ गया। अगर डाउट है तो मुझे जरूर बताइएगा। ठीक, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। थोड़ा सा और आगे चले। अगर हम थोड़ा सा और आगे चलने की बात करें तो आपको याद आएगा IUPAC नाम। और IUPAC नाम के लिए एक छोटा सा फंडा बताए थे कि सबसे पहले पूर्व लग्न, फिर कार्बन की संख्या, फिर अनुलग्न। ठीक, इसके बाद हम लोगों ने इसमें क्या पढ़ा था, क्रियात्मक समूह, जैसे हैलोजन, अल्कोहल। हैलोजन का सिंबल देखिए तो ऐसे करके OH, X, अल्कोहल में था OH, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक, इतनी सारी चीजें हम लोग ने देखी क्रियात्मक समूह में। उसके बाद हम लोगों ने क्या पाया, संरचना। और संरचना को दिखाने के लिए हम लोगों ने स्पेशली पकड़ा किसको, लुईस संरचना। लुईस संरचना अगर हम बनाते हैं तो लुईस संरचना में एक और नाम लिया जाता है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। बताइए क्या ये बात क्लियर हो रही है? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। जैसे अगर मान लीजिए हम H2O को लेते हैं तो H2O की संरचना में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 8 नंबर पे तो K कक्षा में 2, L कक्षा में 6। हाइड्रोजन 1 नंबर में तो K कक्षा में 1। ठीक, तो 2 हाइड्रोजन हो गए, 1 2 3 4 5 6। ये इससे साझा किया, ये इससे साझा किया और ये इससे साझा किया। तो इससे यहां पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच लगभग 105 डिग्री का कोण बना। ये इसकी होगी क्या, लुईस बिंदु संरचना। बताइए। और फिर हम लोगों ने 2 कार्बनिक यौगिक देखे जिसका नाम पाया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एथेनॉल क्या, C2H5OH, और दूसरा एसिटिक अम्ल CH3COOH। इतनी सारी चीजें हम लोगों ने इस टॉपिक में देखी। अगर क्लियर है तो बताइए, अगर कोई डाउट है तो वो भी बताइएगा। इतनी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये इसका फाइनल शॉट है। उम्मीद करेंगे हमारे सभी बच्चों को ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लियर होगी। अगर इसमें से कोई भी आपका छूटा है तो उसको जरूर याद कर लीजिएगा।
और खासी खास इनका अंतर जरूर याद करिएगा, इनके गुणधर्म, विधियां, ये 100% एग्जाम में पूछी जाती है। ओके, चलिए हम लोग बात करेंगे तीसरे की, आई मीन चैप्टर नंबर 5। क्या है? तत्वों का वर्गीकरण। अगर बच्चों हम लोग वर्गीकरण को देखते हैं तो पाते हैं कि सबसे पहले जो वर्गीकरण का आधार हुआ था वो बांटा गया था डाल्टन के अनुसार, और डाल्टन ने बताया कि हम लोग के पास तत्वों की संख्या थी कम, लेकिन आज हम लोग जान गए हैं कि हम लोग के पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 तत्व हैं। उस 118 तत्व में लगभग 92 तत्व प्राकृतिक हैं और 26 तत्व तुम्हारे क्या है बच्चा? कृत्रिम है। 92 जो है वो प्राकृतिक है और 26 जो है वो कृत्रिम है। बताइए, इस लाइन में कोई दिक्कत? इसके अलावा थोड़ा सा अगर हम और आगे बढ़े थे तो हम लोगों ने आधार बनाया था। सबसे पहला जो आपके सिलेबस से हटा गया, डोबे राइनर का त्रिक नियम। तो उन्होंने कहा कि तीन तीन तत्वों को इस प्रकार रखा कि उनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म परस्पर एक दूसरे के समावयवी आ गए। मतलब वहां से एक कॉन्सेप्ट ये निकला कि अगर हम भौतिक रासायनिक गुणधर्म पे रखे जाए तो पहले और तीसरे तत्व का समांतर माध्य दूसरे वाले तत्व के क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। इस बात को किसने कहा? डोबे राइनर ने। बाद में इस नियम का खंडन हो गया और इस नियम को हटा दिया गया। उसके बाद जो दूसरा नियम बना वो बना न्यूलैंड का अष्टक नियम। जैसा कि नाम में ही अष्टक, अष्टक का मतलब 8, तो न्यूलैंड ने 8 तत्वों को इस प्रकार रखा कि उनके जो भौतिक रासायनिक गुणधर्म थे वो एक दूसरे के क्या हो जाए? समांतर आ जाए। तो उन्होंने पाया कि हर पहला तत्व अपने 8वें वाले तत्वों के साथ समानता प्रदर्शित करता है। यह गुणधर्म था किसका? न्यूलैंड का। बाद में फिर इस नियम को भी क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग को पढ़नी है वो पढ़नी है मेंडलीव का आवर्त नियम, और इसके साथ ही साथ हमें क्या पढ़नी है? मेंडलीव की आवर्त सारणी। ठीक है, आवर्त नियम। तो यह कहा गया कि भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर तत्वों को परमाणु भार के क्रम में रखा गया। देखिए, मेंडलीव की बात होगी तो याद रखिएगा कि इनका जो आधार था वो बच्चा वो परमाणु भार था। बाद में फिर उसे खंडित कर दिया गया। अगर हम आवर्त सारणी की बात करें तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो आवर्त की संख्या थी वो टोटल तो 7 थी, लेकिन वर्ग की संख्या जो थी वो बच्चा 0 से 8 कुल 9 वर्ग थे। अब जैसा कि जानते हैं कि जब खोज हुई परमाणु क्रमांक की तो उनके इस नियम को हटा दिया गया और इस नियम को हटाकर फिर नई आवर्त सारणी बनी जिसे कहा गया आधुनिक आवर्त सारणी। संशोधित के बाद जैसे एक और सारणी बनी थी, सुना होगा, मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी। तो मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी में जो ऊपर ये नियम थे
इनको हटाकर फिर नई बनी क्या? आधुनिक आवर्त सारणी। और आधुनिक आवर्त सारणी में जो था, आवर्त थे हम लोग के क्या? 7। वर्ग था क्या? 18। ब्लॉक थे कितने? 4। एस, पी, डी और एफ। इन्हीं चारों ब्लॉकों में पूरे तत्वों को बांटा गया और उनको बांटने के बाद आवर्त और वर्ग की विशेषताओं को देखा। तो विशेषता में हम लोगों ने पाया कि आवर्त की संख्या 7 होती है जो कि क्षैतिज है, वर्ग की संख्या 18 होती है जो कि ऊर्ध्वाधर है। आवर्त में अगर कोई तत्व है तो बाएं से दाएं जाने पर उनके जो गुणधर्म हैं वो परिवर्तित होते जाते हैं, और वर्ग में अगर कोई तत्व है तो उन तत्वों की जो समान क्रियाशीलता है वो लगभग एक जैसी होगी। मतलब उनके गुणधर्म में जो तत्व होंगे, जो ऊपर के तत्व के गुणधर्म होंगे, वही गुणधर्म नीचे वाले तत्वों के भी क्या होंगे? 100% होंगे। बताइए, तो ये हमने पाया किसमें? विशेषता में। ओके। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें आवर्त और वर्ग की विशेषता के बारे में, तो हमने पाया कि आवर्त 7 हैं। पहले आवर्त में 2 तत्व, इसलिए उसे कहा गया अति लघु आवर्त। दूसरे तीसरे में 8-8 इसलिए लघु, चौथे पांचवें में 18-18 इसलिए दीर्घ, और छठवें सातवें में 32-32 इसलिए उन्हें क्या कहा गया? अति दीर्घ आवर्त। और इसमें मुख्यतः हमें यह कहा जाता है आवर्त और वर्गों का स्थान बताइए। किसका बेटा? तत्वों की। जैसे मान लीजिए सोडियम है, आपसे पूछा गया सोडियम का स्थान बताइए, तो सोडियम आपको याद होगा 11 नंबर में, तो के कक्षा में 2, एल कक्षा में 8 और एम कक्षा में क्या? 1। तो टोटल आवर्त आप लिख दिए 3 भरे 1 2 3, और लास्ट कक्षा में हो गई क्या? 1, मतलब वर्ग हो गया 1। बताइए, क्या इस बात से आप सहमत हैं? ये चीज मेरे बच्चों को समझ में आ रही है? अगर आ रही है तो यस सर में आंसर दीजिए। ठीक है, आगे बढ़े। ये बात एकदम क्लियर है। हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। इसके बाद हम लोगों ने क्या पाया? आवर्त और वर्ग के बाद हम लोगों ने देखा था गुणधर्मों की आवर्तिता। अगर हम गुणधर्मों की बात करें तो सबसे पहला याद करिए आया होगा आयनन ऊर्जा। नाम सुना सुना लग रहा है। इलेक्ट्रॉन बंधुता, आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता के बाद याद करिए विद्युत ऋणात्मकता। इसके बाद घनत्व, इसके बाद घनत्व के बाद चालकता, चालकता के बाद गलनांक क्वथनांक, इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था? वर्ग, कि एस ब्लॉक के 2 थे क्षारीय धातु और क्षारीय मृदा धातु। है ना? उसके बाद हम लोगों ने पी ब्लॉक में देखा था 13, 14, 15, 16, 17, 18। 13 वाले वर्ग को कहा गया बोरॉन फैमिली, क्योंकि इसका पहला मेंबर था बी। 14 वाले को कहा गया कार्बन फैमिली। 15 नाइट्रोजन या नाइट्रोजन
या नाइट्रोजन फैमिली, चाल्कोजेन ऑक्सीजन फैमिली, 17 को कहा गया हैलोजन और इसे कहा गया नोबल गैसेस। बताइए बच्चा, क्या ये बात मेरे बच्चों को समझ में आई? अगर आई तो यस सर में कहिएगा। ये हमारा फाइनल शॉट है इस चैप्टर का। बताइए, ये चीजें हमारे बच्चों को क्लियर हो गई? अगर हो गई तो यस सर में आंसर दीजिए। अगर कोई डाउट है तो बताइए। ओके, आज की क्लास में हम लोग को रखा था 3 in 1, ये फाइनल शॉट है। ये चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी आपको। केमिस्ट्री की टॉपिक 3 चैप्टर, धातु अधातु, कार्बन और उसके यौगिक और तत्वों के गुणधर्म। जिन बच्चों की तैयारी अभी तक नहीं हुई है वो इस फाइनल शॉट के माध्यम से चीजों को और भी बेहतर कर सकते हैं। जैसे अगर हम पहली बात करें तो सबसे पहला था हमारा धातु एवं अधातु। देखिए, धातु क्या है, अधातु क्या है, धातु अधातु मिलकर रासायनिक बंध बनाते हैं, धातु अधातु में अंतर क्या होता है, खनिज क्या होते हैं, अयस्क क्या होते हैं, गैंग क्या होते हैं और अधात्री क्या होते हैं, गालक कितने प्रकार के थे, तो 2, एक अम्लीय, एक क्षारी। उसी तरह अगर हम बात करें अयस्क की तो 3 अयस्क पाए, ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट। धातु कर्म देखिए तो 5 चरण देखिए धातु कर्म के, क्या था, सांद्रण, निस्तापन, भर्जन, प्रगलन और धातु का शोधन। और लास्ट में हम लोगों ने क्या देखा, संक्षारण। संक्षारण का मतलब ही क्या है, जंग लगना, कि किस प्रकार किसी धातु में जंग लग जाता है, मतलब धातु की प्रकृति खराब हो जाती है, धातु नष्ट हो जाता है, उसी प्रक्रिया को कहते हैं क्या, जंग लगना। ठीक है। और लास्ट है बचाव। क्या, तेलों द्वारा, ग्रीसों द्वारा, यसद लेपन, विद्युत लेपन, मिश्र धातु, इन सभी तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। ये सारी प्रक्रिया है इसकी। इसके बाद हम लोगों ने देखा कार्बन एवं उसके यौगिक। अगर हम कार्बन एवं उसके यौगिक को देखें तो देखिए कार्बन में इतनी सारी चीजें आती हैं। क्या इतनी सारी चीजें क्लियर है मेरे बच्चों को? एल्केन, एल्केन एल्काइन, आईपीएसी नाम, संरचना और उसके यौगिक। और लास्ट में एक बात और, तत्वों का वर्गीकरण। तत्वों के वर्गीकरण का एक छोटा सा फ्लो चार्ट है, इसको आप देख लीजिए, 100% चीजें आपकी हो जाएगी क्लियर। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय। अगर कोई डाउट होंगे तो जरूर बताइएगा। बाय बाय।